चलिए, वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। क्लास टेंथ एसएसटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और उसका हम पहला चैप्टर पढ़े थे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसका आज हमने लेक्चर नंबर 5 दोस्तों पढ़ना है। पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आप पिछले लेक्चर्स देखें, देन आप इस लेक्चर पे आए, जिसका टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक है लिबरल, ठीक है, और दूसरा है नेशनलिज्म। अभी तक आपको नेशनलिज्म का मतलब पता लग ही चुका है, लव फॉर नेशन। लव फॉर नेशन का मतलब है अपने देश से प्यार होना, नेशनलिज्म की फीलिंग होना। लिबरलिज्म का मतलब है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम। नाउ ये आपके इधर टॉपिक में क्यों दिया गया है? क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जिस तरीके से आपकी क्लास यूरोप जो था 3 क्लासेस में बटा हुआ था, ठीक है। एक था अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी बड़े आदमी थे, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास था। दूसरा थे आपके पास पीजेंट्री, यानी कि कॉमन लोग थे। ये बंदे दिहाड़ीदार मजदूर लोग थे और किसान थे, खेतों में काम करते थे, या फिर इनके पास छोटी छोटी जमीनें होती थी। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग लगभग 70% पॉपुलेशन इन्हीं का था यूरोप में। और तीसरे लोग थे न्यू मिडिल क्लास। देखो, हमने पिछली बार भी देखा, ये जो न्यू मिडिल क्लास था ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेशनलिज्म में, ये प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब इन लोगों के पास एजुकेशन आई, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, उसके बाद में इनके पास पैसा भी आया, ठीक है। क्यों पैसा आया? क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग थे, ये डॉक्टर्स थे, ये इंजीनियर्स थे, ये बड़े बिजनेसमैन थे, ये ट्रेडर्स थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो अब इनको ना कहीं इनकी पावर जो है वो परेशान कर रही थी, क्योंकि ये जो पावर एंजॉय कर रहे थे, ये बाय बर्थ कर रहे थे, बाय बर्थ कर रहे थे, ठीक है। सारे के सारे राइट्स इनके पास थे, सारे के सारे पॉलिटिकल कंट्रोल, राजा, ये कौन लोग थे? राजा लोग थे, ठीक है, राजा के मिनिस्टर लोग थे। तो सब चीजें, पावर ये है, ये कंट्रोल करते थे। लेकिन अब ये जो सेगमेंट आया है, न्यू मिडिल क्लास जो आया है, न्यू मिडिल क्लास अब चाहता था कि नेशनलिज्म आए, हम में यूनिटी आए और हमारा एक देश बने, और जो राजा लोगों की पावर जो है, अरिस्टोक्रेसी की पावर जो है, खत्म हो जाए और यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। डेमोक्रेसी आएगा तो हर चीज में क्या मिलेगी? लिबर्टी मिलेगी। हर चीज में क्या मिलेगी? लिबर्टी मिलेगी, आजादी मिलेगी। चाहे वो बिजनेस करने की हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इलेक्शन लड़ने की हो, वोटिंग्स की हो, एक्सेट्रा, लिबर्टी आएगी। नाउ मिडिल क्लास ने ये मुद्दा उठा लिया, इसी वजह से ये टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म क्या है दोस्तों? लिबरल नेशनलिज्म अगर आप देखेंगे, ठीक है। नाउ लिबरलिज्म का मतलब क्या है? देखो, आप सभी को पता है, लिबरलिज्म कम्स फ्रॉम वर्ड लिबर, ठीक है, कम्स फ्रॉम वर्ड लिबर। और लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। क्या मतलब है? फ्री। और फ्री से यहां पे क्या मुराद है भाई? फ्रीडम। क्या मुराद है? फ्रीडम। सर, किस किस तरीके की फ्रीडम? हर एक एंगल में फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम यानी कि पॉलिटिकल स्फीयर में फ्रीडम, ठीक है, पॉलिटिकल स्फीयर में फ्रीडम। दूसरा आप देखेंगे तो इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम। तीसरा आप देखो तो सोशल स्फीयर में फ्रीडम। सर, इनका मतलब क्या है? अभी आप समझोगे, अभी आप समझोगे, क्योंकि लिबरलिज्म जब आपने पढ़ना है तो आपको आपकी किताब में डिफरेंट ढंग से लिबरलिज्म दिया गया है, ठीक है। एक पढ़ना है इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है। मेनली ये दो ही लिबरलिज्म आपको दिए गए हैं। तो लिबरलिज्म पहले आप समझ लेंगे। लिबरलिज्म, लिबरल, लिबरल वर्ड से आता है लिबरलिज्म, जिसका मतलब क्या होता है? फ्री और फ्रीडम, और फ्रीडम, ठीक है जी। नाउ सबसे देखो, मैंने इन्हें इसको तोड़ तोड़ के रख दिया, ठीक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म आपके किताब में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, लेकिन जब आप लाइंस पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात चल रही है। तो आप यहाँ पे इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जहां पे लिखा हुआ है उसके ऊपर हेडिंग डाल देना, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। सर, लिबरलिज्म का तो मतलब हमें पता ही है। सर, लिबरलिज्म का तो मतलब हमें यही पता है कि लिबर्टी, फ्रीडम, आजादी। लेकिन आजादी, देखो मेरी बात, आजादी जैसे जैसे एंगल चेंज हो गया, आजादी का मतलब चेंज होगा, ठीक है। पॉलिटिकल अगर आप बात करें, पॉलिटिकल अगर आप टर्म्स में बात करें, तो आजादी मतलब क्या? लिबरल, यहाँ पे लिबर्टी क्या होगी कि हर बंदे को लिबर्टी भाई वोट डाल सके, इलेक्शन लड़ सके,
ठीक है। वैसे ही अगर आप सोसाइटी में देखोगे, सोसाइटी में लिबर्टी का मतलब है हर बंदे को छोड़ा यार, हर बंदे को छोड़ा जाए, जो उसका दिल करता है वो करे, जिस धर्म को फॉलो करना चाहता है करे। ठीक है, वो सोसाइटल का लिबरलिज्म होगा। तो हमने ये डिफरेंट एंगल्स में लिबरलिज्म को देखना है। देखें, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में अगर आप बात करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर ऑल। अच्छा, इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बताई गई है वो है इक्वलिटी, कि हर बंदा क्या हो, इक्वल हो, ना कि अरिस्टोक्रेसी के पास ज्यादा पावर हो और फिर किसान जो है वो बेचारा स्लेवरी से मर रहा है। नहीं, बराबरी का अधिकार, पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम की बात क्या है, देखिए, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, एक बंदे को आजादी मिले, फ्रीडम मिले। और दूसरा इक्वालिटी फॉर ऑल, सभी के लिए इक्वल, इक्वल ट्रीटमेंट सभी को मिले, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और कौन प्रोवाइड करेगा, लॉ, कानून की नजर में सब क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। ठीक है जी। और मेनली अगर आप देखें इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी फॉर ऑल या इंडिविजुअल फ्रीडम तब होता है दोस्त जब, सबसे बड़ी बात, जब यहां पे क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा। ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बाय पीपल। जब लोगों के द्वारा चुनी जाई गवर्नमेंट होगी, लोग जब जिस गवर्नमेंट को चुनेंगे वहां पे इक्वालिटी स्टैब्लिश होगी। वही आपकी किताब में लिखा है, पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब स्ट्रेस देना, ये स्ट्रेस देता है, जोर देता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब है सहमति, रजामंदी, लोगों की सहमति से गवर्नमेंट बने। ये नहीं है राजा, राजा मर गया इसका बेटा राजा बन गया, नहीं, लोग जिसको अपना राजा बनाए, लोग जिसको अपनी गवर्नमेंट बनाए, लोग जिसको वोटिंग देके जिताएं, उसको बोलेंगे गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब मेरी सहमति। ठीक है, चलो जी। इट ऑल्सो स्ट्रेस प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्या हो, प्रोटेक्शन हो। एक तो हर बंदे को प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार हो, ये नहीं है कि कोई बंदा टेलर है, बेचारा किसान है, सदियों से किसी की जमीन जो है वो जोतता आ रहा है, सो करता आ रहा है, बट उसके पास जमीन नहीं है। इसके पास भी राइट है कि इसके पास भी क्या हो, प्रॉपर्टी हो। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है दोस्त, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये वो गवर्नमेंट है यानी कि मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्कियल गवर्नमेंट का मतलब, ऑटोक्रेसी का मतलब ये हो गया, ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जो चाहे वो करे। ठीक है, डिक्टेटर, एक डिक्टेटर की तरह जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो इसने पहले बोला जी पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है, बोला पॉलिटिकल लिबरलिज्म तब होगा जब इक्वालिटी फॉर ऑल होगी। दूसरी बात बोली पॉलिटिकल लिबरलिज्म तब होगा जब गवर्नमेंट बाय कंसेंट होगा, लोगों की सहमति से गवर्नमेंट बनेगी। पॉलिटिकल लिबर्टी तब होगी जब प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म तब होगी जब ऑटोक्रेटिक रूल जो है उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और क्लैरिकल प्रिविलेजेस जो है, ठीक है, क्लैरिकल यहाँ पे आप समझ लेना, ये प्रिविलेजेस की बात है, बेस्ड ऑन बर्थ जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे ना, किनको, क्लर्जी। ठीक है, वो जो प्रिविलेजेस थी उनको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, यानी कि हर बंदे को वो मिले जिसका वो हकदार है, जिसमें वो टैलेंट है, उसको वो चीज मिलनी चाहिए, ना कि बेस्ड ऑन बर्थ, इट शुड बी बेस्ड ऑन टैलेंट। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात की तो आपको पूछ लेगा आपका एग्जामिनर, व्हाट डज पॉलिटिकल लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, व्हाट इज पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, एज पर योर किताब, एज पर योर बुक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है, ये 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे आपका हो जाएगा। नाउ पॉलिटिकल लिबरलिज्म हम पढ़ चुके। नाउ दूसरे पे अब हम आने से पहले जो कि है आपका इकोनॉमिक लिबरलिज्म, थोड़ा इसको समझे। ठीक है, अभी हमने बोला था कि इक्वालिटी फॉर ऑल, तो यहां पे एक सवाल भी आपकी बुक में आपको पूछा गया है, क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सभी को, एडल्ट का मतलब हर बंदा जो 18 ईयर से ऊपर है, जिसको हम एडल्ट मानेंगे, उसको सफरेज मिले, मतलब उसको वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है,
गवर्नमेंट बाय कंसेंट बोला ना, इक्वालिटी बोला ना, ठीक है। बोल रहा है क्या यूरोप में जब हम लिबर्टी बोल रहे हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म बोल रहे हैं, क्या इसका मतलब ये था कि सभी को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मिले? नहीं। अगर आपको याद होगा, क्या फ्रांस में जो लोग टैक्स नहीं पे करते थे उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, वोटिंग राइट्स मिले थे? नहीं मिले थे। क्या औरतों को वोटिंग राइट्स मिले थे? नहीं मिले थे। समझ गए? तो आप ये नहीं बोल सकते सर इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ना, सभी को वोटिंग राइट्स नहीं मिले। तो क्या है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को वोटिंग राइट्स मिले। तो अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, उस वक्त भी इन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की, लेकिन सभी को वोटिंग राइट देने की बात नहीं की। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं दोगलापन ही था, कहीं ना कहीं दोगलापन ही था लोगों का। वही लोग जो ऊपर ऊपर थे, मिडिल क्लास थे, उन्होंने अपने पास वोटिंग राइट रखे, और वो जो बंदा गरीब था उसको वोटिंग राइट नहीं मिले, इवन वुमेन को भी वोटिंग राइट नहीं मिले। समझ के आगे बोला एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ हुआ या हो रहा था, राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड, बोला वोट देने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार। वोट टू गेट इलेक्टेड का मतलब है कंटेस्ट करना, इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने का जो राइट था वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। ये सिर्फ उन्हीं के पास था जिनके पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, या फिर वो लोग जो टैक्स पे करते थे। आम बंदे के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, और औरतों के पास भी वोटिंग राइट नहीं था। ठीक है, अगला बोल रहा है मेन विदाउट प्रॉपर्टी, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, एंड ऑल द वुमेन वर एक्सक्लूडेड, इनको बाहर रखा गया था फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स, इनको ये पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, यानी कि वोटिंग देने का अधिकार इनको नहीं मिला था। फर्दर अगर आप देखेंगे, जब नेपोलियन पावर को कंट्रोल में अपने लेता है 1804 में, जब फ्रांस का एम्परर बनता है, तो नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। तो इसने भी क्या दे दिया था, बोला लिमिटेड सफरेज। लिमिटेड सफरेज मतलब ये है कि कुछ लिमिटेड बंदों को ही वोटिंग राइट देना। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ये है सभी को वोटिंग राइट देना। तो पूरा नेपोलियनिक कोड जब आया था, इसने भी लिमिटेड सफरेज जो है वो दिया, उसी की बात की, एंड रिड्यूस्ड विमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। बट विमेन की पोजीशन यहाँ पे क्या हो गई है, माइनर हो गई है। माइनर का मतलब है लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन। और विमेन को ये बोला गया था कि विमेन शुड बी, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ मेन। विमेन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ, या तो अपने बाप के कंट्रोल में हो या अपने पति के कंट्रोल में होना चाहिए। नेपोलियन के टाइम पे ये बात हुआ। तो हम ये एग्जांपल्स है हमारे पास कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात नहीं की थी। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है थ्रू आउट द 19th एंड द अर्लीस्ट 20th सेंचुरी विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन, पहले तो सारी की सारी औरतें और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, नॉन प्रॉपर्टीड मेन, ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशंस मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो ये क्या करते रहे बेचारे, ऐसे लोग जिनको वोटिंग राइट नहीं मिले, तो इन्होंने बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, बड़े सारे अपने मूवमेंट चलाए ताकि इनको राइट्स मिल सके। तो आपको यहां से ये क्वेश्चन बन जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, आप बताओ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिड इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इन यूरोप? आप बोलेंगे नो, इट डज नॉट नेसेसरली मीन, क्योंकि उन सब लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे जिनके पास एक तो प्रॉपर्टी नहीं थी और विमेन को तो दिए ही नहीं गए थे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पॉलिटिकल लिबरलिज्म की कहानी। नाउ पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बाद में आता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। नाउ लिबरलिज्म का तो मतलब आपको पता है लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब है रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, रिलेटेड टू मनी। तो ये इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब ही पता ना आपको, स्टडी ऑफ वेल्थ हम बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, पैसे के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मेन बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं। सर इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब क्या था उस वक्त में, क्या वो क्या समझ रहे थे,
इकोनॉमिक बोला था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी होना चाहिए। पहले बोला पॉलिटिकल लिबरलिज्म होना चाहिए, बोला पॉलिटिकल लिबरलिज्म तो होना चाहिए लेकिन वोटिंग राइट सबको नहीं मिलने चाहिए। कैसे दोगले बंदे देखो आप। नाउ इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या था? इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या बोलता है? और इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर आप इकोनॉमिक स्फीयर में देखें, liberalism stood for freedom of markets, very very important, and abolition of state imposed restrictions, दो, and अच्छा, on the movement of goods and capital। यहां पे दो पॉइंट बोलता है। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म में पहली बात फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स का मतलब ये है मार्केट्स को ओपन कर दिया जाए। ओपन करने का मतलब कोई बंदा कहां का हो कहीं जाके सामान बेचे, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। समझ गए? कोई भी कंट्रोल नहीं उस वक्त होता था, उस वक्त होता था। दूसरा, स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। स्टेट जो थी ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। सर रिस्ट्रिक्शंस कैसे कैसे लगाती थी आप समझो। मान लो यहाँ पे एक स्टेट है, यहां तक इसका बॉर्डर है, यहाँ पे फिर दूसरी स्टेट है, ठीक है। अब एक बंदा यहां से लेके सामान जा रहा है, जैसे ही ये दूसरी स्टेट में जाएगा इसके ऊपर बहुत भयंकर टैक्स लगा दिया जाएगा, इसको यहां से एक पास लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये क्या है? एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है जो कि इस बिजनेसमैन के लिए, इस ट्रेड पर्सन के लिए बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो ये चाहते थे कि मार्केट्स को ओपन कर दिया जाए और स्टेट जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर बिजनेस में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है उसको क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए। ठीक है। सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन तो आपको यही पता है, टैक्सेशन ही होता है। ठीक है। सरकार बड़ा हैवी टैक्स चार्ज करती है बिजनेसमैन से और इंडस्ट्रीज से। ठीक है। तो बोला जी इसमें चेंजेस आनी चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता लग गए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। ठीक है। अब ये किसकी डिमांड थी मेन? भाई किसान की थोड़ी होगी, किसान को लेना देना ही नहीं, बेचारा खेत में काम करता है, दिहाड़ी लेता है, उसको थोड़े चावल मिलते हैं, आटा मिलता है, बस हो गया। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान था क्योंकि मिडिल क्लास बिजनेस कर रहा है, मिडिल क्लास बिजनेस कर रहा है, इंडस्ट्रीज है, ट्रेडर है, तो वो चाहता है कि किस तरीके से ज्यादा मुझे बेनिफिट मिले और मैं प्रॉपरली बिजनेस कर पाऊं। तो ये उन्हीं की डिमांड थी। ठीक है। अब आप देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और अगर आप जर्मनी की बात करें ना, जर्मनी की, रुको पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो एक छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं आप जर्मनी की। ठीक है। जर्मनी, जर्मनी जो था, अब जर्मनी, अब जैसे इंडिया है, इंडिया इंडिया एक कंट्री है। आप कहीं से भी सामान लेके कहीं भी जाके बेच सकते हो, कहीं भी सामान प्रोड्यूस करके कहीं भी बेच सकते हो। एक ही टैक्स आपको देना होता है, जीएसटी। एक ही टैक्स देना होता है, जीएसटी। लेकिन उस वक्त पे एक जर्मनी के अंदर 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स थी। कॉन्फेडरेशन मतलब छोटी छोटी ग्रुप्स, छोटी छोटी स्टेट्स का एक ग्रुप। कितनी थी? 39। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जब हम आगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे आपको काम आएगा। तो जर्मनी कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था? 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है सर। सर इन 39 स्टेट्स में क्या होता था? डिफरेंट करेंसीज थी, अपने अपने वेट्स एंड मीजर्स। सर मतलब क्या? मान लो जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, सॉरी। मान लो जैसे पंजाब है, ठीक है, मान लो जैसे मध्य प्रदेश है, मान लो जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पर इन स्टेट्स में पंजाब की अपनी करेंसी मतलब अपने नोट है। अब जैसे आप किसी भी इलाके में जाए इंडिया के, सेम ही करेंसी चलती ना, महात्मा गांधी जी का फोटो ऊपर लगा होता है, समझ नहीं? ये डिफरेंट और भी सिंबल्स लगे होते हैं, समझ गए? तो आप देखें इनकी अपनी अपनी करेंसीज थी। सर अपनी अपनी करेंसीज थी, पहले दूसरे इलाके में जाएंगे, देखो अब दूसरे इलाके में जाएंगे तो उनकी ही करेंसी में पे करना पड़ेगा ना। आप यूके जाओगे, यूके जाओगे तो यूके में जब आप कुछ चीज खरीदोगे तो यूके की ही करेंसी में पे करोगे, पौंड में ही पे करोगे, अमेरिका जाओगे डॉलर में ही पे करोगे। तो इन बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता था? पहले करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती थी। ठीक है। वो एक प्रॉब्लम थी। बोल रहा है इनके जो वेट्स एंड मेजर्स थे, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स मैंने आपको पहले भी बताया। वेट्स का मतलब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। ठीक है। पहले पहले जमाने में क्या होते थे? स्टोन होते थे इस तरीके से, इस पे लिखा होता था 1 kg, पत्थर होते थे, अभी भी पुरानी दुकानों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। हर एक स्टेट में ना, हर एक स्टेट में
अपने अपने हिसाब से वेट्स एंड मेजर्स थे। वेट्स का तो मतलब पता चल गया, पत्थर जो थे 1 किलो का पत्थर, 2 किलो का पत्थर, 3 किलो, एक तरफ वो रख देंगे, एक तरफ सामान रख देंगे, ठीक है। तो किसी इलाके में अगर 1 किलो में 10 टमाटर आ रहे हैं, 10 आलू आ रहे हैं, या 10 कुछ और आइटम आ रही है, वहीं दूसरे इलाके में वहां 1 किलो में 5 ही आ रही है। तो इससे हिसाब किताब में बड़ी प्रॉब्लम आती है, करेंसी बार बार एक्सचेंज कराने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो बिजनेस स्लो होता है, बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जर्मनी पहले कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का। दूसरा, इनकी डिफरेंट करेंसीज थी, अपना अपना वेट्स था, अपना अपना मेजर्स था। अब वेट्स तो आपको समझ आ गया, मेजर्स भी समझ लो। मेजरिंग, मेजर्स का मतलब मेजरिंग यूनिट, किसी भी चीज को मेजर करते हो आप, कैसे करते हो, जैसे कि मीटर लगा लो। आप दुकान पे जाओ कपड़ा लेने, सूट सिलाने के लिए, या फॉर्मल कपड़े अगर कोई पहनते हैं, आपके पेरेंट्स पहनते हैं, पापा पहनते हैं, दुकान पे जाओगे, वो बोलेगा कितना मीटर कपड़ा देना है, ठीक है। तो बोलेगा 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे मीटर यूजुअल आपका इतना इतना होगा, ठीक है। मेरी ये एक आर्म लेंथ का 1 मीटर होता है, ठीक है। मान लो जी कहीं पे इतना बड़ा मीटर होगा, ठीक, कहीं पे आप देखेंगे इतना मीटर, ठीक। तो आप देखेंगे एक जैसे मेजर्स भी नहीं थे, हर एक स्टेट का अपने वेट्स थे, अपने मेजर्स थे, अपनी ही करेंसी थी, जो कि प्रॉब्लमेटिक चीज थी। तीसरा बोल रहा है, अगर एक बंदा मान लो जर्मनी के एक कोने से दूसरे कोने में जाता है पोस्ट, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से होके गुजरना पड़ता था। कितने? 11 कस्टम बैरियर। सर कस्टम बैरियर्स का मतलब क्या? सर कस्टम का मतलब है टैक्स। कस्टम तब टैक्स लगता है जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान लेके जाते हो, तो वो दूसरी कंट्री आपसे टैक्स लेती है, उसको बोलते हैं कस्टम, कस्टम ड्यूटी, ठीक है जी। कस्टम ड्यूटी, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो पूरा जर्मनी के अंदर अंदर ही ऐसे आपको 11 कस्टम बैरियर्स मिलते थे, यानी कि 11 डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। तो ये कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो जी पोस्ट, और जी महाराष्ट्र से जम्मू एंड कश्मीर के लिए सामान निकला है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से पहले गुजरात में टैक्स पे करेगा, गुजरात से राजस्थान में फिर करेगा, राजस्थान से हरियाणा में फिर करेगा, हरियाणा से पंजाब में करेगा, फिर पंजाब से जम्मू कश्मीर में करेगा। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा टैक्सेशन 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 प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। तो इकोनॉमी में ये सब पंगे हो रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि स्टेट्स की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम हो जाए, मार्केट्स को ओपन कर दिया जाए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो मैंने बातें लिखी है यही वही बातें ये है। पर जर्मनी वाज कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, ईच ऑफ दीज पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी, अपनी ही करेंसी थी, अपने वेट्स एंड मेजर्स थे। बोला एक ऐसा मर्चेंट व्यापारी जो ट्रैवल करता था 1833 में, अगर वो जर्मनी का एक इलाका हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग की तरफ चलता है, तो उसको मतलब अगर अपना सामान बेचने के लिए टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास 11 कस्टम बैरियर्स। कितने? 11 कस्टम बैरियर्स उसको पास करने पड़ते थे, एंड पे ए कस्टम ड्यूटी अबाउट 5% ईच वन ऑफ देम। हर बंदे को 5% कस्टम ड्यूटी उसको देनी होती थी। 11 इंटू 5% आप देखेंगे 55% उसको टैक्स जो है उस सामान पे करना पड़ता था। समझ गए? चलो जी। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो ये टाइम भी बहुत ज्यादा लेता था और बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक चीज होती थी जितने भी बिजनेसमैन लोग, मिडिल क्लास लोग होते थे। इसी के साथ में अगर आप देखें, अगर हम मेजर्स की बात करें, ठीक है, तो बोला अगर आप मेजर ऑफ क्लॉथ की बात करें फॉर एग्जांपल के लिए, वॉज एल। सर ये एल क्या है? एल क्या है? एल क्या है सर? एल एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है, मेजर करने के लिए यूनिट है, ठीक है। एल यूजुअल बता दूं, एक आपका यहां से लेके आपके, ठीक है, आर्म, आपके फिंगर से लेके यूजुअल आपकी एल्बो तक की जो लेंथ है, इसको एक एल आप बोल सकते हैं, एक एल आप इसको बोल सकते हैं। याद रखना एल, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है? एल। इतना एल एक हुआ करता था, ठीक है। बोला कपड़े को मेजर करने के लिए जो यूनिट था, जिसको हमने क्या बोला? एल बोला, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। पूरा हर इलाके में अलग अलग लेंथ उसकी होती थी, कहीं पे इतनी लेंथ होती होगी, कहीं पे इतनी लेंथ होती होगी, कहीं पे इतनी लेंथ होती होगी। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 किलो में 10 आलू आ रहे हैं, दूसरे में 5 आलू आ रहे हैं, यहाँ पे एक एल में इतना कपड़ा आ रहा है, वहां पे एक एल में इतना कपड़ा आ रहा है।
ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज है, ठीक है। और ऐसी कंडीशंस, सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मतलब रास्ते के रोड़ा, रास्ते की परेशानी, रास्ते में पत्थर अड़चन आना। तो ठीक है, तो ये एक रास्ते की अड़चन थी टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बिजनेस प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, एंड ग्रोथ, ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर जब इतनी परेशानी हुई तो ये जो नया मिडिल क्लास है इसने क्या बोला, बोल रहा है जी क्रिएट करो, ऐसी क्रिएशन आपको करनी चाहिए, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। एक ऐसी टेरिटरी हो एटलीस्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें कोई भी ट्रेड बैरियर्स ना हो, जिसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट पास करने पे टैक्स ना लगे, एक यूनिफाइड टेरिटरी बना दी जाए जिसमें बिजनेस बिंदास चले। आज भी दोस्तों अगर आप यूरोप में जाते हो, यूरोप में जाते हो, ठीक है, तो यूरोप की किसी भी कंट्री में आप चले जाओ तो आपको वहां पे वीजा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको इतने ट्रेड बैरियर्स नहीं लगेंगे। इवन इनकी करेंसी जो है वो भी करेंसी भी सेम है, यूरो है। ये कैसे आया? उन्होंने यही बोला कि बिजनेस को बढ़िया करना है, बिजनेस को बढ़िया करेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा और इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ये किसने बात रखी? ये मिडिल क्लास ने बात रखी। क्यों मिडिल क्लास ने बात रखी? क्योंकि यही बिजनेस कर रहा था। समझ गए? वन वर्ड में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। चलो जी, किरे। और बोले इस वजह से अलोइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। जिस वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स मतलब सामान, एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली जा सकते, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। कैपिटल, कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो हम पैसा लगाते हैं ना किसी भी बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है उसका एक्सचेंज हो सके, ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब था। समझ गए दोस्त? देखो, जब भी मैं इसके आपके एमसीक्यूज कराऊंगा ना, मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको इनके एमसीक्यूज कराऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैं ऊपर ऊपर लिख के आता हूँ ये आपके क्वेश्चन ही हैं, याद रखना। अब जैसे ये आगे हम चल लेते हैं, ठीक है। ये देख लें, जोल्वरिन, ये लिखा है जोल्वरिन, ठीक। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। जब मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, नोबल करियर क्लासेस का। वहां पे जाके कोर्स में आप एनरोल करेंगे, नंबर भी आपके वहां पे होगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो सारी की सारी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी बढ़िया तरीके से करवाएंगे। पूरे के पूरे नोट्स आपको मिलेंगे इसके, ठीक है। चलो जी, अब जोल्वरिन को पढ़ना है, ठीक है। सर, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात चल रही थी, बड़े सारे ट्रेड बैरियर्स थे, बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था, यहां से जाने पे फिर टैक्स, वहां से जाने पे फिर टैक्स। तो इन्होंने एक कस्टम यूनियन बनाया। कस्टम यूनियन, ये समझ लेना, इन्होंने एक अपना बिजनेस बेटर करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के बीच में एक ग्रुप बनाया गया, इस ग्रुप को बोला गया जोल्वरिन, ठीक है। क्या बोला? जोल्वरिन। और 1834 में, कब? 1834 में जोल्वरिन और एक कस्टम यूनियन, ठीक है, कस्टम यूनियन, मैंने बताया ना, टैक्स टैक्स यूनियन। जोल्वरिन क्या है? कस्टम यूनियन। वन वर्ड में पूछेगा, जोल्वरिन क्या है? कस्टम यूनियन है, ठीक है। was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। देखो, अभी हमने बोला कि जर्मनी में कितनी स्टेट्स थी? 39 स्टेट्स। इन 39 स्टेट्स में सबसे जो पावरफुल जो स्टेट था, सबसे जो पावरफुल स्टेट था, उसका नाम था प्रशिया। क्या नाम था? प्रशिया। बड़ा प्रशिया के इनिशिएटिव में, प्रशिया ही सबसे आगे चल रहा था, उन्होंने क्या बनाया? जोल्वरिन बनाया, कस्टम यूनियन बनाया, जिसको मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन भी किया, उसके मेंबर भी बने। सर क्यों? इसने क्या काम किया? क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी? बोला इस यूनियन ने ना एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। क्या खत्म किया? सर, टैरिफ बैरियर्स, reduce the number of currencies from over 30 to 2। और एक करेंसी ना, लगभग 30 से ज्यादा करेंसी थी और इन्होंने 30 से 2 करेंसीज कम कर दी, मतलब 30 से 2 पे ले आए, 30 से 2 पे ले आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए रुपया एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, येन एक करेंसी है, रनबी एक करेंसी है, ठीक है, पौंड एक करेंसी है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, रियाद एक करेंसी है। तो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती है। बोले ऐसे कितनी थी? ओवर 30, 30 से ज्यादा करेंसीज थी,
उसको रिड्यूस करके कितने पे ले आए, 2 पे। सर करेंसीज कितनी होगी, 2। सर 2 करेंसीज होगी तो बिजनेस करने में आसानी होगी ना, कौन बार बार चेंज करता फिरेगा, ठीक है। सर इसने टैरिफ बैरियर्स को भी एबॉलिश किया, टैरिफ बैरियर्स को भी एबॉलिश किया। टैरिफ बैरियर्स का मतलब ये है, टैरिफ का मतलब आप यही समझ लेना, एक टैक्स है। टैरिफ बैरियर, बैरियर का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, रोकना, ठीक है। टैरिफ का मतलब आप समझ लेना एक किस्म का टैक्स लगा देना, ठीक है। टैरिफ बैरियर, मान लो जी ये कंट्री है हमारी इंडिया, इंडिया से सामान जाता है यूएसए में, ठीक है। तो यूएसए इंडिया से गए गए सामान के ऊपर क्या लगा देगा, टैक्स लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने यहां से, किसी इंडिया के मर्चेंट ने कोई सामान बेचा, सपोज 1,000 रुपए का, ठीक है जी। 1,000 रुपए का सामान गया, यहां पे भी कितने का पहुंच गया, 1,000 रुपए का पहुंच गया। लेकिन अब यूएस की गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर टैक्स लगा देती है, कितना, 500 रुपया टैक्स लगा दिया, सपोज 50% टैक्स लगा दिया, तो इसकी कीमत कितनी होगी, 1,500, यानी कि इसकी कीमत बढ़ गई। तो जब एक प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो वो मार्केट में कम बिकेगी, कम बिकेगी, तो कम बिकने की वजह से इसी को हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर, एक बैरियर लगा दिया, ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि इनका सामान ना बिके, हमारा सामान ज्यादा बिके। तो इन्होंने इस चीज को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, किसने, ज़ोल्वरिन ने। करेंसी भी कम कर दी, टैरिफ बैरियर्स भी एबॉलिश कर दिए, ठीक है। चलो, द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू ए नेशनल यूनिफिकेशन। बॉरिस ने तो ये काम किए। इसी के साथ साथ बोल रहा है जो रेलवेज का नेटवर्क बढ़ रहा था, देखो रेलवेज भी जरूरी है, आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, तो उस वक्त रेलवेज भी बिछाई जा रही थी। अब बोला रेलवेज का भी नेटवर्क जो बिछा ना, उसने स्टिमुलेट कर दिया मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते थे, मोबाइल फोन बोलते हैं ना, मोबाइल फोन हाथ में पकड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं भी लेके जाओ, इजिली मोबाइल है, तो मोबिलिटी, ठीक है। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। और नेशनल यूनिफिकेशन, बोला इसने भी नेशनल यूनिफिकेशन में काम किया। कैसे नेशनल यूनिफिकेशन में काम किया, क्योंकि लोग आजादी से अपनी मर्जी से इधर से उधर जा सकते थे, प्रॉपर बिजनेस कर सकते थे, और उनको ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म थी ये पसंद आ रही थी, ठीक है ना, पसंद आ रही थी। देखो कितना मजा आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, वो तो चाहेगा कि मैं इंडिया में अगर कोई सामान बेच रहा हूं तो मेरा सामान पाकिस्तान में भी बिके जाके, मेरा सामान चाइना में भी बिके जाके, ठीक है। तो टैरिफ बैरियर जो अगर कम हो जाएंगे तो उसके बेनिफिट होते हैं। तो यहां पे बोल रहा है इसने भी नेशनल यूनिफिकेशन में जो है एक रोल प्ले किया, ठीक है। इसी के साथ में अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म strengthened the wider nationalist sentiment growing at that time। समझ गए, बोल रहा है अब यहां पे जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आप देख रहे हो, देखो अभी तक हमने क्या, देश प्रेम से थोड़ी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेशनलिज्म कौन सा चल रहा है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म चल रहा है। यहाँ पे क्यों लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ताकि उनका बिजनेस बढ़े, उनका इकोनॉमी बढ़े, बोल रहे इसी की वजह से आप देखेंगे दूसरा जो नेशनल सेंटीमेंट है, ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है, जो लोग एक देश बनाने की बात करते हैं या नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो इसने भी इसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपना किया, इसने भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें किया, समझ गए। चलो जी, तो ये आप देखेंगे पॉलिटिकल नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, जिसमें हमने देखा लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल टर्म्स में लिबरलिज्म क्या है, और इन इकोनॉमिक टर्म्स में लिबरलिज्म क्या है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है। अच्छा और बता दूं, अगर तो आप जम्मू से हैं, अगर आप जम्मू सिटी में रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर है हमारा कच्ची छावनी, कच्ची छावनी एक्सचेंज रोड जम्मू, ठीक है। कच्ची छावनी एक्सचेंज रोड जम्मू, नोबल करियर क्लासेस, नोबल करियर क्लासेस, ठीक है। 8 to 12th क्लास में अगर आप पढ़ते हैं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सेंटर में भी आके हमसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।